Solutions are the homogeneous mixture of two or more different type of substances. Solution homogeneous mixture होते हैं दो या दो से ज्यादा substances का। अब पहले तो मिक्सचर क्या होता है? सी आपने दो तीन सब्सटेंसेस को ले लिया, आपस में मिक्स कर दिया, एक डब्बे में भर दिया और मिक्स कर दिया, दैट इज कॉल्ड अ मिक्सचर। ये जो मिक्सचर होते हैं ना, ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर एंड एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जो कंपोजिशन होता है हर जगह वो सेम होता है, जबकि हेटेरोजेनियस मिक्सचर में कंपोजिशन अलग अलग पार्ट में अलग अलग होता है। जैसे कोक, पेप्सी, थम्स अप, अगर आप इसको पियो तो जो टेस्ट ऊपर वाले सिप से आता है वही नीचे से भी आता है ना, हर पोर्शन में। क्या वो आपको सेम टेस्ट देता है? ओके। लेकिन यही चीज अगर आप बटर मिल्क को ले लो, छाछ हो गया बटर मिल्क, अगर आप पियोगे तो ऊपर वाला सिप पियोगे तो खट्टा लगेगा, और अगर नीचे नीचे वाला लोगे तो ये आपको नमकीन ज्यादा लगेगा, मसालेदार ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, जो मसाला होता है वो धीरे धीरे करके नीचे सेटल डाउन हो जाता है, तो ऊपर फीका फीका लग रहा है, खट्टा खट्टा ज्यादा लग रहा है, और नीचे आपको नमकीन मसालेदार ज्यादा लग रहा है, क्योंकि ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। ऑलराइट, तो होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस में जो कंपोजिशन होता है वो हर जगह सेम होता है, एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर में कंपोजिशन अलग अलग होता है। ऑलराइट, तो चाहिए तो आप यहां पर लिख सकते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। ये वो मिक्सचर हैं जहां पर कंपोजिशन इज सेम एवरीवेयर। ओके, जो कंपोजिशन है वो सेम होता है हर जगह, कंपोजिशन इज सेम एवरीवेयर, इज नोन एज होमोजेनियस मिक्सचर। एंड दूसरा हेटेरोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं? ये कंपोजिशन इज डिफरेंट एवरीवेयर, मतलब किसी भी दो जगह पर अगर कंपोजिशन में वेरिएशन आ गया तो आप उसे हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। कभी आपने नींबू पानी पिया होगा, आप नींबू को घोल दो पानी में, अच्छे से स्टिर कर लो, उसके बाद आप देखोगे कि जो टेस्ट ऊपर आता है वही मिडिल में भी आता है, वही नीचे भी आता है, बिकॉज इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। नमक को डाल दो पानी में, चीनी को डाल दो पानी में, तो ये सारे के सारे होमोजेनियस मिक्सचर है। ओके, लेकिन इसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको बटर मिल्क का एग्जाम्पल दिया, इट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो ये तो समझ में आ गया कि मिक्सचर क्या होते हैं और इसकी दो कैटेगरी, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। सो व्हाट आर सॉल्यूशंस? सॉल्यूशन आर द homogeneous mixture of two or more different type of substances. All right. Okay. चाहो तो इसका definition लिख सकते हो कि the solutions are homogeneous mixture. The solution are homogeneous mixture of two or more different type of non-reacting substances. ओके, तो जो सॉल्यूशंस होते हैं ये होमोजेनियस मिक्सचर हैं, टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। नॉन रिएक्टिंग का मतलब क्या हो गया कि आपस में वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपस में रिएक्ट कर लेंगे तो ये तो केमिकल रिएक्शन हो गया, ये तो कुछ और ही प्रोड्यूस हो गया। जबकि ये जो सॉल्युबिलिटी है ये एक फिजिकल कॉन्सेप्ट है। ऑलराइट, जैसे आप जब चीनी को पानी में घोलते हैं तो चीनी पानी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, कुछ अलग ही चीज बन के प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप यहां पर बात करेंगे ना सॉल्यूशन की, तो आपको जो कंपोनेंट लेने हैं वो आपस में नॉन रिएक्शन करने वाले होने चाहिए। सो सॉल्यूशन आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। एक और बात, ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, इनके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि आप इनको किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे फिल्ट्रेशन, छाननी की हेल्प से आप फिल्टर नहीं कर सकते। क्या आप नमक को पानी से अलग कर सकते हो छानने की हेल्प से? आप नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन करके आप नहीं कर सकते। सेंट्रीफ्यूगेशन से कर सकते हो। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब क्या होता है? कभी जो मक्खन बनाते ना, मक्खन कभी आपने देखा होगा, मक्खन बनाने का मैकेनिज्म क्या है? तो जिस चीज से मक्खन बनता है उसको एक डब्बे में ले लिया जाता है एंड फिर उसके बाद एक रॉड लगाया जाता है जिसके ऊपर फैन बने होते हैं। फिर क्या करते हैं, उसको ऐसे घुमाते हैं, या आप ये पकड़ लो कि कुछ इस वे में उसको घुमाते हैं। तो क्या होता है कि ये जो लिक्विड होता है ये इस तरीके से आगे पीछे होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन होता है बेसिकली, और सारा का सारा मक्खन दीवार की तरफ, वो जो बर्तन है उसकी दीवार में जाकर के चिपक जाता है और फिर वहां से उनको कलेक्ट कर लिया जाता है मक्खन को, राइट। इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। आपने कभी वॉशिंग मशीन में कपड़े अगर सुखाए होंगे तो कैसे सूखते हैं, वो भी मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन का। कैसे होता है वो? आपने गीले कपड़े लिए, उस ड्रम में डाला,
वॉशिंग मशीन के ड्रम में आपने स्पिन ऑन किया, तो क्या होता है कि जब वो ड्रम घूमता है, और बाय द वे ड्रम्स के अंदर छेद होते हैं छोटे छोटे, नोटिस किया होगा आपने, छोटे छोटे छेद होते हैं, तो जब वो ड्रम घूमता है तो कपड़े भी घूमते हैं। हर घूमने वाली चीज के ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स पड़ रहा होता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो हर ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा होता है जब भी वो गोल घूम रहा होता है। तो जब गीले कपड़े को आप डालते हो उस बर्तन के अंदर, मतलब कि वॉशिंग मशीन के अंदर, और वॉशिंग मशीन घूम रहा होता है, तो पानी जो है उसके ऊपर, ये जो कपड़ा है, गीला कपड़ा, उसके ऊपर फोर्स पड़ रहा होता है बाहर की डायरेक्शन में। अब कपड़ा तो बाहर जा नहीं सकता क्योंकि वो ड्रम के अंदर है, बट पानी जो है वो छोटे छोटे छेदों से बाहर निकल जाता है। पानी जो है वो छोटे छोटे छेदों से बाहर निकल जाता है, एंड इस तरीके से जो आपके कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं। एग्जैक्टली नहीं सूखते, लेकिन जितना भी पानी होता है वो निचोड़ लेता है, क्योंकि सारा पानी बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन बाहर चला जाता है। ओके, द मेथड इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सॉल्यूशंस को ना तो आप फिल्टर पेपर से सेपरेट कर सकते हो, ना ही इनका सेंट्रीफ्यूगेशन कर सकते हो, है ना, ना ही किसी और टाइप का फिजिकल मेथोडोलॉजी है इनको सेपरेट करने का, राइट। यहां पर हम जो सॉल्यूशन ले रहे हैं दैट विल बी ऑफ द काइंड बाइनरी। ओके, यहां पर जो हम ले रहे हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन हम लोग लेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब जिसमें एक ही सॉल्यूट है एंड सॉल्वेंट ऑब्वियसली एक है। ओके, तो देखिए, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, इसलिए इसको बाइनरी बोला गया है। हो सकता है कि आप दो सॉल्यूट ले लें और एक सॉल्वेंट ले लें, तो इसमें देखो 3 कंपोनेंट हो गया, तो ये टर्शरी टाइप का हो गया, है ना। अगर मान लीजिए 3 सॉल्यूट ले लिया, एक सॉल्वेंट ले लिया, तो ये क्वाटरनरी टाइप का हो गया। तो इस चैप्टर में वी विल डील विद ओनली द बाइनरी सॉल्यूशन, वी विल डील ओनली विद द बाइनरी सॉल्यूशन। उसके बाद एक टर्म देख रहे होंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में? ये जो सॉल्यूट होता है वो कौन होता है? सॉल्यूट वो जो लेस क्वांटिटी में होता है, लेस क्वांटिटी में जो मौजूद है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, एंड जो ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, जो ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है। जैसे नींबू पानी, नींबू सॉल्यूट है एंड पानी सॉल्वेंट है। जैसे नमक पानी, नमक सॉल्यूट है, पानी सॉल्वेंट है। ऑलराइट, तो जो कम क्वांटिटी में होगा उसको सॉलिड बोलेंगे और जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। एक और चीज़, ये जो सॉल्यूट होते हैं प्लस सॉल्वेंट गिव यू सॉल्यूशन, गिव यू द सॉल्यूशन। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलजुल करके आपको सॉल्यूशन देते हैं। वन मोर थिंग, ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें पानी सॉल्वेंट होता है, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें पानी सॉल्वेंट होता है, वाटर इज सॉल्वेंट, जिसमें वाटर इज द सॉल्वेंट, ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है एक्वस सॉल्यूशंस। ऐसे को कहा जाता है एक्वस सॉल्यूशंस। जैसे मैंने अभी आपको बोला नींबू पानी, तो नींबू पानी क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है नींबू का, ठीक है, नींबू का एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब नींबू को आपने एक्वस पानी में डाल रखा है। तो जिसमें सॉल्वेंट पानी होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्वस सॉल्यूशन। दूसरा, जिसमें वाटर नहीं है, कुछ और है, अदर देन वाटर, जिसमें जो सॉल्वेंट है अदर देन वाटर है, अदर देन वाटर इज द सॉल्वेंट, तो ऐसा को बोला जाता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। दे आर नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, उन्हें बोला जाता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब अगर पानी नहीं है एज अ सॉल्वेंट तो क्या होगा? जैसे बेंजीन हो गया, बेंजीन, बेंजीन भी ऐसे सॉल्वेंट के जैसा काम करता है। CCl4 हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी एक सॉल्वेंट का जैसा काम करता है। उसके अलावा जैसे ईथर हो गया, ये भी एक सॉल्वेंट के जैसा एक्ट करता है। तो जब तक तो वाटर एक सॉल्वेंट है, वाटर सॉल्वेंट के जैसा एक्ट कर रहा है, तब आप उसको बोलोगे एक्वा सॉल्यूशन। जैसा कोई बोलता है ना एक्वा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक है प्लस वाटर है एज अ सॉल्वेंट, राइट। तो अदर देन वाटर होगा एज अ सॉल्वेंट, तो हम उसको बोलेंगे नॉन एक्वा सॉल्यूशन। तो कौन से हैं? जैसे बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर एक्सेट्रा। ऑलराइट, ओके। ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे। अब डिफरेंट कैटेगरी का मतलब क्या हो गया? जैसे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट भी अगर सॉलिड है, सॉल्वेंट भी अगर सॉलिड है, तो ये होगा सॉलिड इन सॉलिड, तो इसके कुछ एग्जांपल है। दूसरा सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, सॉलिड इन गैस। उसी तरीके से लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस। तो ये 9 टाइप के सॉल्यूशंस बन करके तैयार होते हैं। तो एक एक करके ब्रीफली इसको देख लेते हैं, एंड इसके बाद इस चैप्टर के हिसाब से हमको किस टाइप के सॉल्यूशन के साथ डील करना है एक बार वो भी देख लेते हैं।
तो ये देखिए आपके सामने काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन दिया है, जिसमें सबसे पहला बोल रखा है गैस इन गैस। अच्छा ये जो है ये क्या है, दिस इज द टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, दिस इज टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, वैसे इसमें लिखे ही रखा है काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। सो जो पहला वाला है वो है गैस इन गैस, राइट, देख रहे होंगे गैस इन गैस। इसमें क्या लिख रखा है, मिक्सचर ऑफ गैस, जैसे एयर होगी तो एयर भी तो एक मिक्सचर है ना, देखो इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कितने टाइप की गैसेस इसमें इन्वॉल्व है। सो दिस इज द गैस इन गैस। याद रखिए पहले सॉल्यूट लिखा जाता है फिर सॉल्वेंट, मतलब कि ये जो यहां पर लिखा है इसको मैं प्रोनाउंस कैसे करूंगा, गैस इन गैस, पहले सॉल्यूट बोलूंगा और फिर सॉल्वेंट। दूसरा देखो लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस मतलब लिक्विड है गैस में, इसका एग्जांपल क्या हो गया, वाटर वेपर्स इन एयर, मिस्ट, मिस्ट आपको पता है धुंध है ना, वाटर वेपर इन एयर, पानी में वाटर वेपर, तो क्या है वो लिक्विड है एयर में। तीसरा देखो सॉलिड इन गैस, सॉलिड पार्टिकल है गैस में, जैसे उसका एग्जांपल क्या दे रखा है, स्मोक हो गया, सब्लिमेशन ऑफ अ सॉलिड इनटू अ गैस। अच्छा स्मोक, सिगरेट का धुआं देख लो क्या है, आपने टीवी में ऐड भी देखे होगी कि जब आप सिगरेट पीते हैं तो आपके लंग्स में कितना टार जमा हो जाता है, वो टार है क्या, वो सॉलिड पार्टिकल ही तो थे जो सिगरेट के अंदर मतलब जो सिगरेट की वजह से आए थे थ्रू एयर, है ना, जब आपने कंज्यूम किया तो आप तो एयर इनटेक कर रहे थे ना, तो एयर के साथ वो स्मोक के पार्टिकल्स आए आपके शरीर में, आपके लंग्स में और जाकर के जमा हो गए, राइट। तो ये था सॉलिड इन गैस। उसी तरीके से देखो गैस इन लिक्विड, गैस है लिक्विड में। आप एक चीज सोचो, क्या आपने ऐसी कोई चीज पी है जिसमें गैस हो लिक्विड में? यस, हम जो कार्बोनेटेड वाटर पीते हैं, पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, ये सब क्या है, व्हाट आर दिस, दीज आर द एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड। कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है लिक्विड में, है ना, तो ये देखिए CO2 गैस डिजॉल्व इन वाटर, है ना, ये देखो जो भी ड्रिंक्स आप पीते हो ये, है ना, इसमें क्या लिख रखा है, एरिटेटेड ड्रिंक, ओके। लिक्विड इन लिक्विड, मिक्सचर ऑफ मिक्सेबल लिक्विड, अल्कोहल इन वाटर। अब यार लिक्विड इन लिक्विड, जैसे इंक को आप पानी में डाल दो वो लिक्विड इन लिक्विड हो गया। उसके बाद देखो सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड जो है उसको आपने लिक्विड में डाल रखा है, जैसे नमक को आप पानी में डाल दो तो सॉलिड इन लिक्विड हो गया, आप चीनी को पानी में डाल दो सॉलिड इन लिक्विड हो गया, है ना। तो देखो सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। उसके बाद देखो गैस इन सॉलिड, गैस जो है उसको सॉलिड में डाल रखा है। अब उसका एग्जांपल देखो क्या बोल रखा है, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ओवर मेटल। ये जो मेटल की सरफेस होती है ना, मेटल के सरफेस के ऊपर फ्री वैलेंसीज होती है। आगे एक चैप्टर आएगा सरफेस केमिस्ट्री, उसमें आप पढ़ोगे कि जो मेटल की सरफेस होती है ना उसमें फ्री वैलेंसीज होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट गैसेस आकर के एड्सॉर्ब हो जाती हैं, मतलब ऊपर आकर के चिपक जाती हैं, उसको एड्सॉर्प्शन बोलते हैं ना। तो एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर मेटल, मेटल के ऊपर गैसेस एड्सॉर्ब हो गई है। हाइड्रोजन ओवर पैलेडियम, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है कि पैलेडियम के ऊपर हाइड्रोजन आ गया। आपको शायद याद होगा N2+3H2 गिव यू अमोनिया, और यहाँ पर कैटलिस्ट कौन होता है, आयरन। आयरन क्या एक मेटल है, तो मेटल की सरफेस के ऊपर नाइट्रोजन भी जमा हो जाता है, हाइड्रोजन भी जमा होता है, और जब दोनों जमा हो जाते हैं तब दोनों रिएक्ट करते हैं। बेसिकली ये जो मेटल है आयरन, ये इन दोनों को इनवाइट करता है, और जब ये दोनों आते हैं तो करीबियां बढ़ती हैं, रिएक्ट करते हैं और अमोनिया बन करके प्रोड्यूस होता है। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ गैस इन सॉलिड। उसके बाद देखो लिक्विड इन सॉलिड, जो लिक्विड है वो सॉलिड में डिसॉल्व है। अब वही देखो मर्क्यूरी इन जिंक, मर्क्यूरी इन गोल्ड, क्योंकि मर्क्यूरी लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में ना है, तो मेटल है पर लिक्विड है, तो लिक्विड इन जिंक हो गया, लिक्विड इन गोल्ड हो गया, एक्सेट्रा। सॉलिड इन सॉलिड, अब जैसा अलॉयज हो गया, अलॉय, सॉलिड इन सॉलिड, जैसे ब्रॉन्ज बोलते हो, ब्रास बोलते हो, व्हाट आर दिस, दीज आर द अलॉयज, तो ये हो गए सॉलिड इन सॉलिड। ओके, तो ये कितनी कैटेगरी होगी जरा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दीज आर द 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है, 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस है। लेकिन यहां पर हमको वही चीज पढ़नी है जिसमें लिक्विड सॉल्वेंट होगा, ठीक है, हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जिसमें लिक्विड सॉल्वेंट होगा। दैट मीन्स हमको एक ये कैटेगरी पढ़नी है, एक ये वाली कैटेगरी और एक ये वाली कैटेगरी। ओके, तो हमको यहां पर पढ़ना है गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। ओके, तो ये 3 कैटेगरी हम लोग पढ़ते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। देखो 9 तरीके के सॉल्यूशन बताए गए थे, लेकिन हमको वही पढ़ना है जिसमें लिक्विड सॉल्वेंट के जैसा एक्ट करे। जिसमें से पहली कैटेगरी है कि सॉलिड इन लिक्विड, मतलब आपने सॉलिड को डुबाया लिक्विड में। ओके,
अब जब आप यहां पर एक सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें सॉलिड को आप लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं, तो यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, जो सबसे पहला टर्म आपको देखने को मिलेगा जिसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। अब भाई सॉल्युबिलिटी क्या चीज हो गई? सॉल्युबिलिटी एक बेसिक आइडिया तो हम सबको होता है कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हो गया? घुलना। जैसे एक सब्सटेंस है, मान लो जैसे नमक हो गया, नमक को जब मैं पानी में डाल रहा हूं तो क्या ये सॉलिड इन लिक्विड है? यस, मैंने नमक को डाला पानी में, ओके, मैंने देखा कि मैंने 3 चम्मच डाले नमक के और वो घुल गए। लेकिन जब मैं चीनी की बात कर रहा हूं, चीनी के 2 ही चम्मच घुले, तो मैं ये बोल सकता हूं कि नमक का सॉल्युबिलिटी ज्यादा है पानी में, जबकि चीनी का सॉल्युबिलिटी कम है। तो सॉल्युबिलिटी एक्चुअली क्या हो गया? तो जब हम बोलते हैं ना सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी का सीधा साधा मतलब है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स यू आर डिसॉल्विंग इन 100 ml ऑफ वाटर। ओके, तो सॉल्युबिलिटी मतलब क्या हो गया कि द अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन बी डिसॉल्व्ड in 100 grams of liquid solvent at a particular temperature, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गया कि द अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 100 ग्राम ऑफ लिक्विड में आप कितना सॉलिड मिला पा रहे हैं, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। तो ज्यादा मिला सकेंगे तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, और अगर कम मिला पा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी कम है। कुछ टेक्निकल टर्म्स है, जरा एक बार उनको भी देख लेते हैं। जैसे डिसॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि आप ऐड करते जा रहे हैं सॉलिड को, लिक्विड के अंदर घोलते जा रहे हैं। तो जो घोलने का प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं डिसॉल्यूशन, राइट। घोलने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज डिसॉल्यूशन। जैसे देखो, मान लीजिए कि पानी का जो ग्लास है उसमें 3 चम्मच नमक के आप ऐड कर सकते हो। तो आपने पहला चम्मच ऐड किया, घोला, तो क्या हुआ? डिसॉल्यूशन हुआ, घुल गया। दूसरा चम्मच ऐड किया, डिसॉल्यूशन हुआ। तीसरा चम्मच ऐड किया, डिसॉल्यूशन हुआ। तो घोलते जा रहे हो ना आप, तो घोलते जाने की प्रक्रिया जो है वो क्या है? डिसॉल्यूशन है, राइट। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन। अब ये क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या? जैसे कि अभी आपको बोला कि उस पानी के गिलास के अंदर 3 चम्मच नमक घुल सकता है। तो पहला गोला डिसॉल्यूशन हो गया, दूसरा गोला डिसॉल्यूशन हो गया, तीसरा गोला डिसॉल्यूशन हो गया। लेकिन जैसे ही आप चौथा चम्मच डालोगे तो वो घुलेगा नहीं। ऊपर से तो आपको ये लग रहा है कि वो घुलेगा नहीं, लेकिन जब आप अंदर झांक के देखोगे यू विल रियलाइज कि एक्चुअली जो आप चौथा चम्मच घोल रहे हो ना, वो तो घुल रहा है, लेकिन जो ऑलरेडी अंदर मौजूद है वो आपस में जुड़ करके रिक्रिस्टलाइज हो रहे हैं। आई मीन टू से कि क्रिस्टलाइज हो रहे हैं। जो अंदर घुले हुए थे वो आपस में जुड़ करके क्रिस्टलाइज हो रहे हैं। आपने जो चौथा चम्मच घोला वो घुल गया, आपको ऊपर से ऐसा फील हुआ कि मैंने तो घोल दिया, लेकिन अंदर ही अंदर जो पार्टिकल्स थे वो आपस में जुड़ गए और रिक्रिस्टलाइज हो गए, दोबारा से अपीयर हो गए। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। एक बार सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, सैचुरेटेड का मतलब हो गया कि कंप्लीट, डन, बस अब इससे ज्यादा नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड। तो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि पानी के गिलास के अंदर आप 3 चम्मच नमक डाल सकते हो, तो 3 चम्मच क्या है? उसका सैचुरेशन लेवल है कि भाई 3 बस, 3 से ज्यादा नहीं, 3 से ज्यादा आप नहीं डाल सकते उसमें, ओके, क्योंकि 3 तक वो क्या हो गया? सैचुरेट हो गया, पेट भर चुका है, राइट। तो 3 से पहले डिसॉल्यूशन होता रहेगा, 3 चम्मच के बाद क्रिस्टलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। तो जितना आप डिसोल्यूट करोगे उतना ही क्रिस्टलाइजेशन भी होगा, जितना घुलेगा उतना रिक्रिस्टलाइज होगा, और जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। आ जाएगा। समझ गए ये चीज? तो जब तक तो सैचुरेटी नहीं आई होती है तब तक डिसोल्यूशन होता है। जब सैचुरेशन आ जाता है उसके बाद जिस रफ्तार से डिसोल्यूशन हो रहा है उसी रफ्तार से क्रिस्टलाइजेशन भी होता है। आई होप सो ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि अब सैचुरेट हो गया है, अब इससे ज्यादा आप ऐड अब इससे ज्यादा उसमें आप ऐड नहीं कर सकते, ओके। तो जब कभी भी सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाता है तो उस टाइम पे
क्रिस्टलाइजेशन एंड डिसोल्यूशन, ये आपस में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं इन द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, ऑलराइट। सॉल्युबिलिटी, अब ये तो बात हो गई सैचुरेटेड की, है ना। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, है ना, वही तो होती है सॉल्युबिलिटी, राइट। सॉल्युबिलिटी हमने यही तो बताई थी, ये देखो डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो सॉल्युबिलिटी है ये किन किन चीजों पे डिपेंड करती है? सॉल्युबिलिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है? जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला कि वो जो गिलास है ना आपके पास, उसके अंदर आप 3 चम्मच नमक ऐड कर सकते हो, तो 3 चम्मच के बाद आप ऐड नहीं कर पाते हो, तो मतलब 3 चम्मच तक वो सैचुरेटेड हो जाता है। तो 3 चम्मच उसकी क्या है? सॉल्युबिलिटी है। 3 चम्मच उसकी क्या है? सॉल्युबिलिटी। तो कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड आप ऐड कर सकते हो या फिर सॉल्यूट, क्योंकि यहां पर जो आप ऐड करने जा रहे हैं वो तो सॉलिड ही कर रहे हैं ना, बिकॉज दिस इज द सॉलिड इन लिक्विड। तो कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड आप ऐड कर सकते हो इन द लिक्विड सॉल्वेंट, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं सॉल्युबिलिटी को? कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं सॉल्युबिलिटी को? तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। फैक्टर्स affecting solubility of a solid in a liquid, ओके। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से सॉल्युबिलिटी डिटरमाइन होती है? सॉल्युबिलिटी का मतलब कि कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉलिड को आप डाल सकते हैं। तो पहली चीज है यहां पर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का आपसी नेचर। अब एक चीज तो आप मानते होंगे कि लाइक डिसॉल्व लाइक, और ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होता है वो वैसे में ही घुलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, है ना। लाइक डिसॉल्व लाइक का यहां पर क्या है इफेक्ट? मतलब कि अगर कोई सॉलिड पोलार है तो वो पोलार में ही घुलेगा, अगर वो नॉन पोलार है तो वो नॉन पोलार में घुलेगा, वो नॉन पोलार में घुलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि पोलार सिर्फ पोलार में घुलेगा, ये बोल सकते हो कि पोलार पोलार में ज्यादा घुलता है और नॉन पोलार में ज्यादा घुलता है। अब पोलार में का जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, नमक NaCl इन वाटर। अब जरा देखो, क्या NaCl पोलार होता है? यस, क्योंकि Na का साइड प्लस होता है, Cl का साइड माइनस होता है। क्या H2O एक पोलार मॉलिक्यूल है? यस, क्योंकि ऑक्सीजन के साइड पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के साइड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नमक भी पोलार है, पानी भी पोलार है, इसलिए नमक कितना अच्छे से पानी के अंदर घुल जाता है, नमक पानी के अंदर कितना अच्छे से घुल जाता है, राइट। लेकिन वही चीज अगर आप नॉन पोलार को लें, जैसा तेल क्या कभी पानी में घुलता है? नहीं, क्योंकि तेल नॉन पोलार है, पानी पोलार है। अगर तेल को पानी के अंदर घुलना है तो तेल को सबसे पहले पानी के जो बॉन्डिंग है आपस में, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल। आपको मालूम है ना कि पानी का आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है, एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ रहता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, चौथा पांचवें के साथ, इस वे में सब आपस में कनेक्टेड रहते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगर मैं चाहता हूं कि तेल को पानी में घोलने के लिए, तो उस तेल को सबसे पहले पानी के बीच के जो बॉन्ड है उसको तोड़ना पड़ेगा और उनकी जगह खुद आना पड़ेगा, तब जाकर के वो डिसॉल्व हो पाएगा। अब आप एक चीज सोच के देखो, क्या तेल में इतनी ताकत है कि वो वाटर के जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनको तोड़ सके? नहीं है, उतनी ताकत नहीं है, पोलार भी नहीं है, उतनी ताकत भी नहीं है, तो वो डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर यही चीज आप एक पोलार सब्सटेंस को, अगर आप एक पोलार सब्सटेंस को पानी में घोलेंगे तो वो इजीली घुल जाएगा। कोई भी पोलार सब्सटेंस ले लो, उसको पानी में घोलो, घुल जाएगा। कैसे घुलेगा? अब वो ऐसे घुलेगा, पानी के आपस में कनेक्शंस है एक दूसरे के साथ, कैसे? थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपने जो सब्सटेंस ऐड किया, लेट्स से कि वो भी पोलार है, एक पोल पॉजिटिव है, एक पोल नेगेटिव है, तो वो जाकर के पानी के बीच की जो बॉन्डिंग है उसको तोड़ करके अंदर घुस सकता है। क्यों? पानी, तुम भी पोलार हो, मैं भी पोलार हूं, पोलार पोलार भाई भाई, जो तुमको बांध के रख रहा है वो अपने को भी बांध के रख रहा है, तो क्या है, बस हम तो एक ही जैसे हो गए ना। और यही होता है, क्योंकि पानी पोलार है, वो दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, हम लोग उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं, बट असल में वो है क्या? एक टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है ना।
तो वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़ा है। अगर आपने एक पोलर मॉलिक्यूल बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया तो अब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फिर इन दोनों के बीच में रहेगा। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। पहले दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कर रहा था, अब वाटर एंड उस पोलर सब्सटेंस के बीच में कर रहा है। इसलिए यहां पर क्या हो रहा है, लाइक डिसॉल्व लाइक। पानी भी पोलर था, आपने जो ऐड किया वो भी पोलर है, तो पोलर पोलर में इजीली घुल गया, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंची। क्लियर? लेकिन जो मैंने अभी आपको बोला ना कि तेल अगर पानी में डिसॉल्व करना चाहो तो नहीं घुलेगा, क्योंकि तेल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जबकि पानी के बीच में तो तेल कभी भी इनके बॉन्ड को तोड़ करके बीच में आ ही नहीं पाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर ही नहीं पाता, इसके लिए तेल कभी घुलता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि लाइक डिसॉल्व लाइक, इसलिए पोलर पोलर में घुलता है। आप नमक को तेल में डुबाने की कोशिश करिए, आई मीन घुलाने की कोशिश करिए, जितना नमक पानी में घुल सकता है उतना वो तेल में नहीं घुल पाएगा। मान लीजिए पानी में, एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे पानी में आपने 3 चम्मच नमक घोल दिया, एक गिलास पानी लिया उसमें 3 चम्मच नमक घोल दिया, लेकिन अगर वही ऑयल होता है, अगर सपोज वो ऑयल होगा, तो आप नोटिस करोगे कि उस ऑयल में ज्यादा से ज्यादा 1 चम्मच ही घुल पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑयल नॉन पोलर है, नमक पोलर है, तो ये दोनों आपस में इजीली घुल नहीं पाएंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल ही नहीं घुलेंगे, भाई थोड़ा बहुत तो घुल ही जाता है। मैं बात कर रहा हूं एक अच्छे से एक्सटेंट की, एक अच्छे लेवल में घोलने की, राइट। अब जैसे नॉन पोलर का एक एग्जांपल ले लेते हैं, नॉन पोलर टू नॉन पोलर, जैसे कि नेप्थलीन हो गया, है ना, नेप्थलीन बॉल्स सुना भी होगा आपने। नेप्थलीन को आप डुबा रहे हो बेंजीन में या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड में, है ना, तो ये इसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए, नेप्थलीन, नेप्थलीन इन बेंजीन, बेंजीन मतलब C6H6, या फिर CCl4 में भी आप इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। नेप्थलीन को आप C6H6 में डिसॉल्व कर सकते हैं। तो देखो C6H6 बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये नॉन पोलर है ना, तो नेप्थलीन इनमें इजीली घुल जाएगा, लेकिन नेप्थलीन को पानी में घोलने की कोशिश करिए, उतना आसानी से नहीं घुलेगा। अच्छा, एक और चीज जरा समझिए जो पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए एग्जिस्ट करता है सामने। सी जैसे अगर आप मान लीजिए नमक को पानी के अंदर घोलते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही नमक पानी के अंदर जाता है, ठीक है, जैसे ही नमक पानी के अंदर जाता है ये बनता है Na+ एंड Cl-। जैसे ही नमक पानी में जाता है वैसे ही Na+ अलग हो जाता है, Cl- अलग हो जाता है, वो आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है। अब असल में क्या होता है, ये जो घोलने वाला प्रोसेस है, क्यों Na+ एंड Cl- अच्छे से घुल जाता है, जरा उस चीज को समझिए। Na+ जो है वो पॉजिटिव चार्ज है उसके पास, है ना, तो इसको वाटर चारों तरफ से घेर लेता है, जो वाटर है इसको चारों तरफ से घेर लेता है। ओके, किस वे में घेर लेता है, ये देखिए, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव है तो यहां से देखिए ये वाटर ने इस वे में घेर लिया, यहां से वाटर ने इस वे में घेर लिया, इस तरफ से वाटर ने ऐसा घेर लिया, है ना, और ऊपर से वाटर ने कुछ इस वे में घेर लिया है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो साइड है वो नेगेटिव साइड होता है ना, राइट, ऑक्सीजन इज नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव ओवर है, तो ना सोडियम को चारों तरफ से किसने घेर लिया, वाटर ने घेर लिया, लेकिन वाटर का कौन सा साइड, नेगेटिव साइड, मतलब ऑक्सीजन के साइड ने घोल लिया, है ना। क्लोरीन को देखिए, दिस इज Cl-। अब Cl- के साथ भी यही होता है, वाटर आता है इसको घेर लेता है, लेकिन इस बार हाइड्रोजन की तरफ से, इस बार हाइड्रोजन की तरफ से, राइट, तो ये देखिए यहां पर भी यही हुआ, हाइड्रोजन की तरफ से घेर लिया गया क्लोरीन को, है ना, और इससे क्या हुआ, इससे एक पाउच बन गया, सोडियम आयन के आसपास पानी का एक पाउच बन गया, क्लोरीन के आसपास पानी का एक पाउच बन गया। हो सकता है आप में से कई लोगों के दिमाग में आया भी होगा कि सर जब आपने सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला तो Na+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया। ओके सर, समझ में आया हमको, ये अलग इसके लिए हुआ क्योंकि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है तो फोर्स 80 टाइम्स कम हो जाता है, इस वजह से ये दोनों अलग अलग हो गया। ओके सर, हमको अच्छे से समझ में आया। लेकिन सर अब आप ये बताइए कि Na+ उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, Cl- उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपस में जुड़ क्यों नहीं जाते, ये दोनों आपस में जुड़ क्यों नहीं जाते और वापस NaCl क्यों नहीं बना लेते। अब शायद आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि जैसे ही Na+ और Cl- अलग हुआ, Na को चारों तरफ से पानी ने घेर लिया, क्लोरीन को भी चारों तरफ से पानी ने घेर लिया। अब क्योंकि इन दोनों को पानी ने घेर लिया चारों तरफ, तो ये दोबारा करीब आ ही नहीं सकते, ये दोबारा आ ही नहीं सकते, राइट। इसीलिए एक बार पानी में Na+ और Cl- अलग हो गया तो Na+ अलग, Cl- अलग। नाउ अगर आपको नमक वापस चाहिए, व्हाट यू हैव टू डू इज, पानी को एवोपोरेट कर दो, उड़ा दो। आपको पता है नमक कैसे बनता है, समुद्र के पानी को निकालते हैं और उसको खेतों में फैला देते हैं, तो जो पानी होता है एवोपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, क्या बच जाता है, नमक। अब आप एक चीज सोचो, Na+ है, चारों तरफ से वाटर ने घेरा है,
Cl माइनस चारों तरफ से वाटर ने घेरा है, आपने वाटर को एवोपरेट कर दिया, क्या बच गया Na प्लस और Cl माइनस, क्या फट से चिपक जाएंगे? तो सारे Na प्लस सारे NaCl आपस में एक दूसरे के साथ चिपक जाता है और नमक का एक क्रिस्टल बन करके तैयार हो जाता है। समझ गए ये चीज, है ना? ओके, तो एक चीज यहाँ पर आपको क्लियर हो गई। दूसरा चीज यहाँ पर ना दो ताकतें हैं जो सामने आएंगी इस प्रोसेस में। जब कभी भी आप चीजों को घोलते हैं तो दो ताकतें होती हैं जो सामने आती है। एक ताकत वो है जो पास लेके आती है, और वो ताकत भी नहीं बोल सकते हम, उसको एनर्जी बोलते हैं, लेटाइस एनर्जी। ठीक है, तो द नंबर वन इज लेटाइस एनर्जी। ये जो है ये है लेटाइस एनर्जी। तो लेटाइस एनर्जी क्या करती है? Na प्लस एंड Cl माइनस को कीप टुगेदर, किसको? Na प्लस एंड Cl माइनस को कीप टुगेदर, उनको पास लाने की कोशिश करती है। कौन? लेटाइस एनर्जी इन दोनों को पास लाने की कोशिश करती है। एक दूसरी टाइप की एनर्जी है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या करती है कि Na प्लस को अलग, Cl माइनस को अलग, Na प्लस को चारों तरफ से घेर लिया, Cl माइनस को चारों तरफ से घेर लिया, हाइड्रेट कर दिया। हाइड्रेट, देखो एक वर्ड होता है हाइड्रेशन और एक होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया? पानी उड़ गया। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार इस बंदे को डिहाइड्रेशन हो गया है, मतलब इसके शरीर से पानी उड़ गया, पानी की कमी हो गई है, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। जबकि इसका उल्टा क्या है? हाइड्रेशन, मतलब जरूरत से ज्यादा पानी हो गया, हाइड्रेटेड। बोलते हैं ना कि गर्मियों में हाइड्रेट रखो अपने शरीर को, मतलब पानी से भरा रखो। तो देखो ये जो हाइड्रेशन एनर्जी क्या करती है? हाइड्रेशन एनर्जी Na प्लस को चारों तरफ से घेर लिया, उसने हाइड्रेट कर लिया, Cl माइनस को चारों तरफ से घेर लिया, हाइड्रेट कर लिया, और जब हाइड्रेट कर लिया तभी तो Na प्लस अलग रह रहा है और Cl माइनस अलग रह रहा है। जरा सोच के देखो, अगर पानी ने Na प्लस को घेरा नहीं होता, Cl माइनस ने मतलब पानी ने Cl माइनस को घेरा नहीं होता तो वापस इन लोगों ने चिपक जाना था। वो तो पानी ने Na प्लस को हाइड्रेट कर लिया, Cl माइनस को हाइड्रेट कर लिया, पाउच बना लिया, इसकी वजह से अब ये आपस में चिपक नहीं सकते। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो Na प्लस एंड Cl माइनस को कीप अवे का काम करती है? क्या मैं ये बोल सकता हूं? क्योंकि अगर हाइड्रेशन नहीं होता तो Na प्लस और Cl माइनस ने चिपक जाना था वापस। वो तो पानी ने चारों तरफ से घेर लिया इन दोनों को, इसलिए अब वो चिपक नहीं सकते। तो हाइड्रेशन एनर्जी इनको दूर लेके जा रही है, दूर लेके जा रही है। लेटाइस एनर्जी पास लेके आती है। सी द थिंग इज Na प्लस और Cl माइनस जब आपस में जुड़ेंगे तब जो एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि बॉन्ड बनेगा ना, कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी देनी पड़ती है। तो Na प्लस और Cl माइनस पास आएंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी कॉल्ड एज लेटाइस एनर्जी। ओके, तो अब जरा एक बात समझिए, चीजें तभी डिसॉल्व होंगी, खासकर मैं किसकी बात कर रहा हूं? आयनिक की। आयनिक की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। आयनिक चीजें तभी डिसॉल्व होती हैं जब हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लेटाइस एनर्जी। ओके, इस चीज को आप लोग चाहो तो लिख सकते हो कि ये जो है ना आयनिक मतलब आयनिक सब्सटेंसेस, ये तभी घुलते हैं जब हाइड्रेशन एनर्जी डेल्टा H हाइड्रेशन, यहां पर मैं लिख रहा हूं डेल्टा H हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लेटाइस एनर्जी, ग्रेटर देन लेटाइस एनर्जी। क्योंकि लेटाइस एनर्जी पास लाने का काम करती है, हाइड्रेशन एनर्जी दूर लेके जाने का काम कर रही है। तो जो जीतेगा, जो ज्यादा होगा वही जीतेगा। अब Na प्लस पानी में इसके लिए घुल जाता है, सॉरी NaCl पानी में इसके लिए घुल जाता है क्योंकि इस मामले में हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लेटाइस एनर्जी से। मान लीजिए एक ऐसा आयोनिक कंपाउंड है आपके पास जिसमें लेटाइस एनर्जी ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से, तो ऐसे में कुछ भी कर लो वो घुलेगा ही नहीं। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, है ना, कि जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होता है लेटाइस एनर्जी से तो चीजें घुल जाती हैं, खासकर आयनिक कंपाउंड, और जब ये उल्टा होता है तो चीजें नहीं खुलती हैं। तो पहला वाला जो हमने यहाँ पर देखा, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट याद रखिए कि पोलर पोलर में घुलते हैं, नॉन पोलर में घुलते हैं इजीली। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप नमक को पानी में डालेंगे ना, नमक को, तो नमक के 5.3 मोल्स घुलते हैं। ओके, नमक के 5.3 मोल्स। जैसे अगर आप NaCl यूज करेंगे इन वाटर तो आप देखेंगे कि नमक के 5.3 मोल्स घुले हैं वाटर में। ओके, और अगर यही चीज आपने शुगर डाल दिया, शुगर इन वाटर, तो आप देखेंगे कि शुगर के 3.8 मोल्स घुल रहे हैं। क्या आप इसकी वजह बता सकते हैं? जब आपने नमक को पानी में मिलाया तो 5.3 मोल्स घुले, लेकिन जब आपने शुगर को पानी में मिलाया तो 3.8 मोल्स घुले। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि नमक है पोलर, तो पोलर और पानी भी पोलर, तो लाइक डिसॉल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट लग गया यहां पर। जबकि
शुगर C12H22O11 शुगर एक नॉन पोलर सब्सटेंस है और पानी पोलर है। इस वजह से शुगर पानी में कम घुलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं घुलता है, घुलता है लेकिन कम घुलता है। मैं स्टार्टिंग से ही एक चीज बता रहा हूं आपको कि सॉल्युबिलिटी, जब भी हम बात करें ना सॉल्युबिलिटी की, अगर मैं कहता हूं कि ये अच्छे से सॉल्युबल है मतलब ज्यादा अमाउंट घुल सकता है, और जब मैं कहता हूं कि इनसॉल्युबल है तो मतलब बहुत ही माइनर अमाउंट ही घुलता है। समझ में आया? थोड़ा बहुत तो डिसॉल्व सब होते हैं लेकिन एक्सटेंट बहुत कम होता है जो चीजें इनसॉल्युबल रहती हैं, और जो सॉल्युबल रहती हैं उनका एक्सटेंट ज्यादा रहता है। दूसरा, एक तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हो गया, एंड द सेकंड थिंग इज टेम्परेचर। सेकंड थिंग इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा फर्क होता है। टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा फर्क होता है किसमें? सॉल्युबिलिटी में। अब देखो, टेम्परेचर बढ़ा देने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो जो आप सिस्टम ले रहे हो, जिसको घोलने की कोशिश कर रहे हो, वो एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, क्या है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। अब देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको आप पानी में घोलोगे तो प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज करता है वो, और कुछ ऐसे सॉल्युबिलिटी मतलब, और कुछ ऐसा भी होते हैं जिसमें जब आप ऐड करोगे सॉलिड को सॉल्वेंट में ऐड करोगे तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, मतलब वो हीट उसको देनी पड़ेगी आपको। तो जरा इस चीज को समझिए, अगर प्रोसेस सॉल्युबिलिटी वाला प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ऑलरेडी वहां से हीट मिल रही है और आप भी यहां से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? सिस्टम ऑब्स्टेकल होगा, रुक जाएगा। ओके, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के साथ अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, ये याद रखिए। क्यों? फिर से एक बार समझिए, अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, अगर सॉल्युबिलिटी वाला प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो वैसे ही हीट रिलीज कर रहा है और आप भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वो भी टेम्परेचर बढ़ा रहा है और आप भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा? सिस्टम को ऑब्स्टेकल मिलेगा। तो याद रखिएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में यहां पर लिख देता हूं, अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, ओके, अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो ऐसे में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ये ऊपर के एरो का मतलब बढ़ाना, तो टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जो सॉल्युबिलिटी है वो घट जाएगी, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। ओके, एंड अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है, अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो ऐसे में आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ये जो सॉल्युबिलिटी है ये बढ़ेगी। ओके, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये समझ में आ गया होगा। डिपेंड करता है, अगर घोलने के प्रोसेस को, अगर घोलने का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाओ तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ओके, ली चैटलेट्स प्रिंसिपल याद होगा, क्लास 11th में इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा था। एंड अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। एक और चीज यहाँ पर, क्या प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट आता है? क्या प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट आता है? याद रखिए, अगर आप किसी भी सॉलिड को लिक्विड में डुबा रहे हैं तो प्रेशर का यहाँ पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। अगर आप किसी भी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो प्रेशर का कोई इंपैक्ट नहीं होगा। क्यों? ना तो सॉलिड कंप्रेसिबल है और ना ही लिक्विड कंप्रेसिबल होता है। तो जब किसी भी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करो तो प्रेशर का वहां पर कोई रोल नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। हाँ, माइनर सा तो इफेक्ट तो आप बोल सकते हो कि एकदम बहुत माइनर सा, नेग्लिजिबल आप इफेक्ट बोल सकते हो, अदरवाइज कुछ बड़ा इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है, तो प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि प्रेशर हैज अ लिटिल इफेक्ट। चाहिए तो एक तीसरा पॉइंट अगर ना भी लिखना चाहो तो जस्ट एक ऐसा लिख सकते हो, एक ऐसे अलग से एक स्टार मार्क बना करके कि प्रेशर हैज अ, प्रेशर आप लिख सकते हैं यहां पर, प्रेशर हैज अ, प्रेशर हैज अ लिटिल रोल इन solubility of solid in liquid, of solid in a liquid। ठीक है, रोल या इफेक्ट, चलो जैसे अगर रोल की जगह इफेक्ट, प्रेशर हैज अ लिटिल इफेक्ट इन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अगर आपको सॉलिड को लिक्विड में मिलाना है तो प्रेशर का बहुत ही कम रोल है उसमें, अ वेरी लिटिल रोल। ओके, लिटिल इफेक्ट आप बोल सकते हो। लेकिन अगर गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है तब भैया प्रेशर का बहुत रोल है, बहुत बड़ा रोल है। ओके।